everyone, welcome to the Study Nest. And today we'll be doing class 12 का पहला chapter which is variations in psychological attributes. सबसे पहले समझते हैं वेरिएशंस होता क्या है। इंडिविजुअल वेरिएशंस कॉमन होते हैं डिफरेंट स्पीशीज के अंदर। ये हमारे नेचर और सराउंडिंग को कलर और ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं। अब एक ऐसे वर्ल्ड के बारे में सोचो जहाँ हर चीज सेम ही कलर की होगी, वो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा, राइट? एंड दैट इज व्हाई इंडिविजुअल वेरिएशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। Individual differences. Individual differences refer to distinctiveness and variation among people's characteristic and behavior patterns. बेसिकली वो चीज़ें जो एक इंसान को दूसरे से अलग बनाती हैं, ये उनका हेयर स्टाइल, पर्सनालिटी, बात करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। Situationism. The situation and circumstances in which one is placed influences one's behavior. बेसिकली ये बोलता है कि इंसान को जैसे भी सिचुएशन में रखो वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, दृश्यम मूवी में अजय देवगन का जो करेक्टर होता है वो बहुत कूल माइंडेड, सॉर्टेड, एकदम भोला भाला सा होता है। बट विद टाइम उसको ऐसे सिचुएशंस में रखा जाता है जहाँ उसको क्लेवर, डिसेप्टिव, चालाक होना होता है, जो उसके इनिशियल करेक्टर से एकदम ऑपोजिट होता है। और इसी को हम सिचुएशनिज्म कहते हैं। सिचुएशनिज्म ये भी बोलता है कि जो तुम्हारा बिहेवियर है वो तुम्हारे आसपास की चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। नाउ असेसमेंट, ये वैसे बुक की डेफिनेशन है, यू कैन स्टॉप एंड रीड इट, बट हम इसे थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपने बॉडी का चेकअप करवाने के लिए, वैसे ही साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है हमारे माइंड का चेकअप। इसमें साइकोलॉजिस्ट समझने की कोशिश करता है कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, तुम कैसे सोचते हो, तुम कैसे फील करते हो, तुम कैसे पढ़ाई करते हो, या बेसिकली तुम कैसे बिहेव करते हो। और हाँ, ये कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें तुम्हें पास या फेल होना होता है। बस कुछ एक्टिविटीज होती हैं, कभी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कुछ पजल सॉल्व करने होते हैं, कभी सिर्फ बातें करनी होती हैं। अब असेसमेंट दो तरह के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल असेसमेंट ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड होता है, वेरास इनफॉर्मल केस टू केस वैरी करता है और सब्जेक्टिव होता है। डोमेन्स और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, इसमें इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, वैल्यूज, इंटरेस्ट और पर्सनालिटी आता है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस एक लेवल कैपेसिटी होता है जिसमें तुम अपने दुनिया को अंडरस्टैंड करते हो, रैशनल सोचते हो और आसपास के रिसोर्सेज को यूज करते हो जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हो। और आपका लाइफ में सक्सेसफुल या फेल होना आपके इंटेलिजेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? एप्टीट्यूड, इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर अक्वायरिंग स्किल्स। अब पोटेंशियल क्या होता है? जब तुम पीटीएम में जाते हो और तुम्हारे टीचर पेरेंट को बोलते हैं कि बच्चे में पोटेंशियल बहुत है बट वो यूज नहीं करता। अब इसी पोटेंशियल को अगर तुम बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग या हेल्प लोगे तो तुम उस पोटेंशियल को फुलफिल कर सकते हो और कुछ भी एस कर सकते हो लाइफ में। और पोटेंशियल सिर्फ पढ़ाई का नहीं बल्कि डांस, स्केचिंग, सिंगिंग किसी का भी हो सकता है। नाउ वैल्यूज, वैल्यूज आर द enduring belief about an ideal mode of behavior. फॉर एग्जाम्पल, जब लेटेंट बंद हुआ था तो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी बात थी और कुछ लोगों के लिए बहुत बुरी। अब तुम्हारे वैल्यूज और आइडियल्स तुम्हारा यही पर्सपेक्टिव को शेप करते हैं कि तुम्हारे लिए क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को समझाने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट बेसिकली इंटरेस्ट ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें दो चीजें दी जाए, तुम्हें क्रिकेट खेलना है या फुटबॉल, तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना, तुम्हें फुटबॉल खेलना है, तुम्हारा इंटरेस्ट फुटबॉल में है। इजी एज दैट। पर्सनालिटी, पर्सनालिटी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंसान के अंदर जो उसको दूसरे इंसान से अलग बनाते हैं। ये फिजिकल या मेंटल दोनों हो सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। असेसमेंट मेथड्स, असेसमेंट मेथड्स क्लास 11th में ऑलरेडी सबने पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर इसका एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देते हैं। सबसे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइज मेजर होता है एक इंडिविजुअल के मेंटल और बिहेवियर करेक्टरिस्टिक्स का। इंटरव्यू, इंटरव्यू में हम अपने सब्जेक्ट या क्लाइंट से 1-to-1 बेसिस पे, ग्रुप बेसिस पे क्वेश्चन आंसर करते हैं। केस स्टडी, इसमें हम अपने सब्जेक्ट या क्लाइंट का साइकोलॉजिकल, फैमिली बैकग्राउंड, फिजिकल हिस्ट्री सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसको वाइडली यूज करते हैं। ऑब्जर्वेशन, इसमें हम अपने सब्जेक्ट या क्लाइंट को ऑब्जर्व करते हैं, कभी कभी विद इंटरफेरेंस और कभी कभी विदाउट इंटरफेरेंस, जस्ट टू ऑब्जर्व द रॉ बिहेवियर। सेल्फ रिपोर्ट, इसमें हमारा क्लाइंट खुद के बारे में खुद ही जवाब देता है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज अ पर्सनल डायरी। Now the topic on which the chapter is based upon intelligence.
इंटेलिजेंस की डेफिनेशन हमको 3 लोगों ने दी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अल्फ्रेड बिनेट एंड वेशलर। ऑल्दो ये डेफिनेशन कभी पूछी नहीं जाती है, बट इट इज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, इसलिए इनको एक बार लुक आउट कर लेना। सबसे पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सेड दैट द पावर ऑफ रिसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। Alfred Binet said it is the ability to judge well, understand well and reason well. Wechsler ने बोला the global and aggregate capacity of an individual to think rationally, act purposefully and to deal effectively with his or her environment. अब इसके एडिशन में हमको गार्डनर और स्टर्नबर्ग ने भी एक डेफिनेशन दी है। इट सेज दैट इंटेलिजेंट इंडिविजुअल होते हैं वो अपने आसपास की सराउंडिंग को अडाप्ट ही नहीं करते बट उसको चेंज भी कर देते हैं। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की बुक में 2 थ्योरी रखी हैं, साइकोमेट्रिक अप्रोच और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। Psychometric approach considers intelligence as an aggregate of abilities. It expresses the individual's performance in terms of a single index of cognitive abilities. अब इसको सिंपल भाषा में समझें तो साइको का मतलब होता है माइंड और मेट्रिक का मतलब होता है मेजर। तो बेसिकली साइकोमेट्रिक अप्रोच यूज करा जाता है दिमाग की एबिलिटी को मेजर करने के लिए। एंड नेक्स्ट वी हैव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। It describes the process people use in intellectual reasoning and problem solving. The major focus is on approach on how an intelligent person acts. इस अप्रोच में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम चीज़ें कैसे प्रोसेस करते हैं और प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों अप्रोचेस के अंडर कुछ थ्योरीज आती हैं। सबसे पहले साइकोमेट्रिक अप्रोच पढ़ेंगे। द फर्स्ट थ्योरी इज यूनिफैक्टर थ्योरी गिवन बाय अल्फ्रेड बिनेट। ये थ्योरी इज द इजीएस्ट थ्योरी ऑफ एम ऑल। ये बहुत सिंपल है। देखो, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ होते हैं जो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं या कम इंटेलिजेंट होते हैं। इसके अकॉर्डिंग एक सेट ऑफ एबिलिटीज होता है जो दुनिया की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा, और जिस भी इंसान के पास ये एबिलिटीज होंगी वो इंसान इंटेलिजेंट होगा। इजी एज दैट। 2 फैक्टर थ्योरी। 2 फैक्टर थ्योरी चार्ल्स पियर्सन ने दी है, और एज द नेम सजेस्ट इसमें 2 तरह के फैक्टर होते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर स्टैंड्स फॉर जनरल फैक्टर एंड एस फैक्टर स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक फैक्टर। देखो, जी फैक्टर जो हमने लास्ट थ्योरी में पढ़ा, सेट ऑफ एबिलिटीज, जी फैक्टर और वो सेट ऑफ एबिलिटीज सेम चीज होती है, बट यहाँ पर एक एडिशनल फैक्टर है जो कि है एस फैक्टर। एस फैक्टर में जो लोग आर्टिस्ट होते हैं, जो क्रिएटिव होते हैं, जिनके पास कुछ टैलेंट होता है, उनके पास ये एडिशन में होती है, यानी उन लोगों के पास जी फैक्टर और एस फैक्टर दोनों होता है। नाउ थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बाय लुई थर्स्टन। इसमें 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती हैं, ऑल्दो ये डायरेक्टली कभी पूछी नहीं जाती, बस स्टिल देख लेते हैं। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन वर्ड समझते ही समझ सकते हो कि इसका रिलेशन कुछ वर्ड कॉन्सेप्ट या आइडियाज से होगा। न्यूमेरिकल यानी अच्छी मैथ्स। स्पैटियल यानी पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना। परसेप्चुअल स्पीड यानी ये लोग बहुत जल्दी चीज़ें नोटिस कर लेते हैं। वर्ड फ्लुएंसी, कम्युनिकेशन अच्छी होना, इंग्लिश अच्छी होना, या फिर बेसिकली वर्ड्स के बारे में बहुत जान पहचान होना। मेमोरी, एक अच्छी मेमोरी होना। एंड इंडक्टिव रीजनिंग इज डिराइविंग जनरल रूल्स फ्रॉम द प्रेजेंटेड फैक्ट्स। हेरियार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस बाय आर्थर जेनसन। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2 लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं। सबसे पहले होता है एसोसिएटिव लर्निंग और दूसरा होता है कॉग्निटिव लर्निंग। एसोसिएटिव लर्निंग को हम रोट लर्निंग भी कहते हैं। बेसिकली इसमें अगर तुम्हें कुछ पोएम याद करने के लिए दी है और तुम याद करके उसको सुना देते हो तो यही होगा एसोसिएटिव लर्निंग, यानी इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। जो तुम्हें दिया है एंड सेम तुम वापस बताते हो, दैट विल बी एसोसिएटिव लर्निंग। बट कॉग्निटिव लर्निंग में तुमको अपने दिमाग का खुद इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें इनपुट दिया है कि 10+7 क्या होता है, अब तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा कि 10+7 17 होता है। तो हमारा इनपुट और आउटपुट डिफरेंट होता है, और इनपुट को प्रोसेस करके हम आउटपुट देते हैं, वो होगा कॉग्निटिव लर्निंग। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल बाय जेपी गिलफोर्ड। ये हमें 3 डायमेंशंस देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑपरेशंस व्हिच इज सोचने का तरीका, ये 6 तरह के होते हैं। नेक्स्ट वी हैव कंटेंट्स, इट्स इज ऑल अबाउट कि तुम्हारे पास किस तरह के इंफॉर्मेशन, मेरे 5 तरह के होते हैं। नेक्स्ट गैप प्रोडक्ट व्हिच इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ ए थिंकिंग, और ये 6 तरह के होते हैं।
इनको मिला के वी गेट 180 सेल्स और इस सेल का फिगर ये बनता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, इसमें हमारे पास 3 तरह की थ्योरीज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने हमको 7 तरह की इंटेलिजेंस दी है जो इंसानों में पाई जाती हैं। लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादातर पोएटर आइडियाज में पाई जाती है। इट इज़ ऑल अबाउट तुम लैंग्वेज को कैसे कंट्रोल करते हो, कैसे एक्सप्रेस करते हो। लॉजिकल मैथमेटिकल, इट इज ऑल अबाउट कि तुम मैथ्स को कितने अच्छे से जानते हो, तुम नंबर्स के साथ कैसे प्ले कर सकते हो, या तुम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो। ऐसे लोग ज्यादातर साइंटिस्ट बनते हैं। नेक्स्ट, स्पैटिकल, स्पैटिकल इज ऑल अबाउट कि तुम इमेजिन कर पाते हो कि नहीं। अगर तुम्हें कोई इंसान कुछ सीन इमेजिन करने के लिए बोले, तुम क्या उसको इमेजिन कर पाओगे। ऐसे लोग इंटीरियर डिजाइनर्स बनते हैं। नेक्स्ट, म्यूजिकल, एज द नेम सजेस्ट कि म्यूजिकल म्यूजिक के लोगों में पाए जाते होंगे ऑब्वियसली, राइट। ऐसे लोग म्यूजिकल प्रोड्यूसर्स या सिंगर्स बनते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक, इसमें होता है कि तुम अपनी बॉडी को विलिंगली कितना कंट्रोल कर सकते हो। ऐसे लोग डांसर्स या एक्टर्स बनते हैं। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल में होता है कि तुम खुद के और दूसरों के इमोशंस, बिहेवियर कैसे अंडरस्टैंड कर पाते हो। इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल में हम दूसरों की नहीं बल्कि खुद की डिजायर, फीलिंग्स और मोटिव्स देखते हैं। नेक्स्ट, लास्ट में है हमारे पास नेचुरलिस्टिक। ये होता है कि तुम नेचुरल वर्ल्ड से कितना फेमिलियर हो। ऐसे लोग हंटर्स या टूरिस्ट बनते हैं। ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। देखो, ट्राई यानी 3, यानी हमें इसमें 3 तरह की इंटेलिजेंस दी गई है। सबसे पहले होते हैं कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इसके अंदर हमको 3 कॉम्पोनेंट्स मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नॉलेज, मेटा एंड परफॉर्मेंस। नॉलेज यानी लर्न करना, मेटा यानी प्लान करना, एंड परफॉर्मेंस यानी परफॉर्म करना। ठीक है, अब देखो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, एज ए नेम सजेस्ट, इसमें तुम पुराने एक्सपीरियंसेस को यूज करके आज के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, और इसको हम लोग क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहते हैं। लास्ट में है हमारे पास कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस, इसको हम लोग प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। जिन लोगों के पास ये इंटेलिजेंस होती है उनको हम लोग स्ट्रीट स्मार्ट या बिजनेस सेंस भी कहते हैं। ये लोग बहुत बहुत चालाक होते हैं और इनको अपना काम निकलवाना आता है। पास्ट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, ये हमको जीबी दास, जैक नैगरी एंड किर्बी ने दिया है। PASS, which stands for planning, arousal, attention, simultaneous and successive। arousal attention, ये हमने क्लास 11th में पढ़ा है। किसी भी चीज को अगर तुम्हारी अटेंशन चाहिए तो उसको एक मिनिमल अराउजल का होना पड़ेगा। साइमल्टेनियस में होता है कि तुम एक साथ काफी चीजें प्रोसेस कर रहे हो। सक्सेसिव में तुम चीजें एक के बाद एक प्रोसेस करते हो। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग ABC, A के बाद B, B के बाद C। Likewise, planning, it is basically planning. Planning can be of anything. It can be planning for a trip, a event or anything. JB दास और जैक नागरी ने हमको एक चीज और दी थी, विच वॉज कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। इसको हम CASP कहते हैं। ये एक बैटरी ऑफ टेस्ट है, यानी इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट आते हैं। इसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट आते हैं। ये 5 से 18 साल के बच्चों के लिए यूज करा जाता है उनके बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस को मेजर करने के लिए। इंटेलिजेंस, इंटरप्ले ऑफ नर्चर एंड नर्चर। अब समझते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले नर्चर पढ़ेंगे। एक स्टडी कंडक्ट करी गई थी ट्विन्स और अडॉप्टेड चिल्ड्रन के ऊपर कि तुम कितना कोरिलेट करते हो। नर्चर इज ऑल अबाउट कि तुम बॉटअप कैसे करे, तुम्हें पलाया बढ़ाया कैसे गया है। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिकल ट्विन्स जिनको साथ में बड़ा करा गया है वो 0.90 कोरिलेट करेंगे। ट्विन्स अगर बचपन में अलग कर दिया था, जस्ट लाइक दैट जुड़वा मूवी, उसमें 0.72 कोरिलेशन होता है। पैटर्नल ट्विन्स, पैटर्नल ट्विन्स वो होते हैं जो ट्विन्स तो होते हैं बट दिखते एक जैसे नहीं है, वो 0.60 कोरिलेट करते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर 0.50 कोरिलेट करेंगे। सिबलिंग्स रियर्ड अपार्ट, यानी बहनों या भाइयों को अलग अलग बड़ा करा गया है, वो 0.250 कोरिलेट करेंगे। इसको याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पूछा जाता है, एग्जाम में हमेशा आता है। ये भी बोलता है कि तुम्हारे बायोलॉजिकल बच्चे का जो इंटेलिजेंस है वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा मैच करता है। ओके, बट अडॉप्टिव केसेस में क्या होता है, अडॉप्शन के केसेस में जो तुम्हारा अडॉप्टेड बच्चा है उसका इंटेलिजेंस लेवल विद टाइम तुम्हारे साथ मैच करना शुरू कर देगा।
एंड अगर कोई बच्चा है जो काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज्ड या पुअर हाउस होल्ड में बड़ा हुआ था, बट वो काफ़ी रिच फैमिली में अडॉप्ट कर लिया जाता है, तो फिर उसका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ेगा। तुम्हारा सोशो इकोनॉमिक, तुम्हारा रिच न्यूट्रिशन इनटेक करना, तुम्हारा एक वेल टू डू फैमिली, एक वेल टू डू लाइफ में लिव करना तुम्हारा इंटेलिजेंस लेवल बढ़ाता है। 1908 में अल्फ्रेड बिनेट और थियोडोर साइमन ने मिलकर दो टर्म्स दी थी। सबसे पहले फोनोलॉजिकल एज विच इज आर बायोलॉजिकल एज, कि तुम कौन सी एज में हो अभी, ठीक है। एंड मेंटल एज, कि तुम्हारा दिमाग किस एज के इंसान के हिसाब से काम करता है। अब तुम बोलोगे कि मैं जिस एज का हूँ मेरा दिमाग तो उसी एज के हिसाब से काम करेगा, पर ऐसा जरूरी नहीं होता है। एग्जाम्पल देती हूँ। तुम लोगों ने कोई मिलकर देखी है, उसमें जो रोहित होता है उसका दिमाग बचपन में अटका हुआ होता है। एक बहुत फेमस डायलॉग भी है, उसकी मम्मी जब बोलती है कि तू बड़ा जरूर हो गया है, पर तू फिर भी बच्चा है। वही मिडिल एज होती है, कि तुम्हारी बॉडी तो ग्रो हो गई है बट तुम्हारा दिमाग अभी भी छोटा है। अब 1912 में एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, विलियम स्टर्न। इन्होंने हमको आईक्यू के बारे में बताया, विच स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंट क्वेश्चन। It is mental age divided by chronicle age up multiplied by 100। जो तुमने अभी पीछे दो टर्म्स पढ़ी, इन्हीं को तुमको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 100 हम लोग यूज करते हैं ताकि हमारा आंसर कभी भी डेसिमल पॉइंट में ना आए। आईक्यू के स्कोर्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करा गया है कि ज्यादातर लोगों को आईक्यू एवरेज होता है और बहुत कम लोग होते हैं जिनका आईक्यू हाई होगा या कम होगा। ये ग्राफ और टेबल तुम्हारी बुक में बना हुआ है, इसको प्लीज याद कर लेना बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं ग्राफ याद नहीं करना बट द स्कोर्स, कि कौन सा आईक्यू को हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे अबव 130 वाले आईक्यू को हम लोग वेरी सुपीरियर बोलते हैं एंड बिलो 70 वालों को इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बोलते हैं। अब इन दोनों टर्म्स का मतलब समझते हैं। सबसे पहले वी हैव इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट पीपल। इनका आईक्यू बिलो 70 होता है एंड दीज आर सम ऑफ द करेक्टर्स जो तुमने मूवीज या शो में देखे होंगे जिनका आईक्यू थोड़ा कम था, ठीक है। अब देखो, जो इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट लोग होते हैं उनका जो दिमाग काम करता है वो बिलो एवरेज काम करता है। जो चीज़ें हम लोग नॉर्मली समझ जाते हैं जल्दी ही, उनको वो चीज़ समझने में टाइम लगता है। वो लोग जल्दी अडाप्ट नहीं कर पाते अपने सराउंडिंग्स को लेके, उनके लिए दोस्त बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। एंड उनका इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट होना, यानी उनका आईक्यू थोड़ा सा कम होना बाकी लोगों से, ये बहुत जल्दी लोग पकड़ लेते हैं। मतलब उनके डेवलपमेंट ईयर्स में, जब तक वो स्कूल में होते हैं, उनके आसपास के लोगों को ये चीज़ पता लग जाती है कि ये इंसान थोड़ा सा अलग है, यानी इसका आईक्यू हल्का सा कम है हम लोगों से। इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंट में तीन तरह के लोग आते हैं। सबसे पहले माइल्ड, जिनका आईक्यू 55 टू 70 लाए होता है। ये लोग अपना काम खुद कर सकते हैं, इनके दोस्त भी होते हैं, ये जॉब भी कर सकते हैं, ये लोग शादी और बच्चे भी कर सकते हैं। देन मॉडरेट, मॉडरेट में 35 टू 55 आईक्यू होता है एंड ये लोग शादी नहीं कर पाते, इनके कभी बच्चे भी नहीं हो पाते एंड इनके बहुत कम दोस्त होते हैं। इनको जॉब नहीं मिल पाती और अगर इनको जॉब मिलती भी है तो इनको शेल्टर्ड वर्क मिलता है, यानी इनको निगरानी रखनी पड़ती है कि ये लोग काम लोग ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सीवियर एंड प्रोफाउंड, इनके पास कुछ स्किल्स नहीं होती, ना इनके कोई दोस्त होते हैं, कुछ काम भी नहीं कर सकते, ना शादी कर सकते हैं, ना बच्चे कर सकते हैं और ये ज़िंदगी भर डिपेंडेंट रहते हैं अपनी फैमिली के ऊपर। इनका आईक्यू 35 टू बिलो 20 लाई करता है। इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड, इन लोगों का आईक्यू अबव 130 होता है एंड दीज आर सम ऑफ द करेक्टर्स जो तुम लोगों ने देखे होंगे जिनका आईक्यू बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें हमको दो टर्म्स दी जाती हैं, टैलेंटेड और गिफ्टेडनेस। टैलेंटेड एक नैरो टर्म है और ये सिर्फ एक स्किल के ऊपर फोकस करता है, क्या जैसे तुम्हें सिंगिंग का टैलेंट है, राइट वाइज। गिफ्टेडनेस एक बोरो टर्म होते हैं और जो गिफ्टेड लोग होते हैं वो बहुत सारे स्किल्स में अच्छे होते हैं। जैसे रोहित है, रोहित आर्ट में अच्छा है, रोहित चेस खेलता है, रोहित पियानो बजाता है। तुम लोगों ने अपनी क्लास या आसपास कहीं ऐसे लोग देखे होंगे जो ऑलमोस्ट हर चीज़ में एक्सीलेंट होते हैं, यही लोगों को गिफ्टेड कहा जाता है। इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड लोगों में हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी और हाई कमिटमेंट होती है। ये लोग चीज़ें बहुत जल्दी प्रोसेस कर लेते हैं, लैंग्वेज स्किल्स बहुत जल्दी डेवलप हो जाती हैं इनकी एंड ग्रोइंग ईयर्स में ही लोग समझ जाते हैं कि ये बच्चे का दिमाग बहुत तेज़ चलता है। टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट,
यहाँ पर हमको 3 पार्ट्स दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट तुम लोग एक बार में एक ही इंसान के ऊपर कर सकते हो, और ग्रुप टेस्ट तुम लोग 4-5 इंसानों के ऊपर एक साथ कंडक्ट करा सकते हो। इंडिविजुअल टेस्ट अगर तुम कभी कंडक्ट करते हो तो फिर तुम्हें अपने टेस्ट में लिखना होता है कि तुम्हारा क्लाइंट कैसा फील कर रहा है, क्या उसे कुछ नर्वसनेस हो रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड ग्रुप टेस्ट में तुम्हें कभी नहीं करते, बिकॉज तुम्हारे पास ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं होगा कि अगर तुमने 20 लोगों को टेस्ट दिया है तो तुम हर इंसान के पास जाके उसकी फीलिंग्स नोट करोगे, राइट। एंड इंडिविजुअल टेस्ट में ये बेसिकली ओरली या रिटन फॉर्म में होता है, बिकॉज यू हैव टाइम, ओके। बट ग्रुप टेस्ट में तुम्हें 20 लोगों पे टेस्ट कंडक्ट कराना है, तुम सबका आंसर मैनुअली चेक नहीं कर सकते, तुम्हें मल्टीपल चॉइस आंसर या मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में अपना टेस्ट देना पड़ता है, विच विल बी ईजी टू चेक। सेकेंड, वी हैव कल्चरली फेयर एंड कल्चरली बायस्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक टेस्ट है जो कि अमेरिका में डेवलप करा गया है। इट विल बी कल्चरली बायस्ड फॉर पीपल इन अफ्रीका एंड इंडिया, बिकॉज ये जो टेस्ट है वो वहाँ के लोगों के लिए डेवलप करा गया है, एंड वी हैव डिफरेंट अपब्रिंगिंग्स, वैल्यूज एंड थॉट्स। सिमिलरली, अगर एक टेस्ट सिटी के लोगों के लिए डेवलप करा गया है, वो टेस्ट हम लोग विलेज के लोगों पे कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। हम लोगों में जैसे एजुकेटेड होना को इंटेलिजेंट माना जाता है, वैसे कुछ ट्राइब में हंट करना या क्राफ्ट करना या ट्राइब को अच्छे से लीड करना, हेल्प करना, उसको इंटेलिजेंस माना जाता है। तो बेसिकली वी जस्ट कैन नॉट कंपेयर, एंड दैट इज़ वाई हमने नॉन वर्बल टेस्ट डेवलप करे हैं। अब समझते हैं कि ये होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट या तो ओरली करे जाते हैं या तो रिटन फॉर्म में करे जाते हैं, और ये टेस्ट हम लोग सिर्फ लिटरेट लोगों पे कर सकते हैं, बिकॉज इस टेस्ट में हमको पढ़ना होता है, एंड इलिटरेट पीपल कैन नॉट रीड। दैट इज़ वाई कल्चरली बायस्ड होते हैं, बिकॉज सब लोग पढ़ नहीं सकते, राइट। उसके लिए हमारे पास नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं, जिसमें हमारे पास फिगर्स या पिक्चर्स होती हैं जो पढ़े लिखे और जिनको पढ़ना नहीं आता वो लोग भी समझ सकते हैं, इसीलिए कल्चरली फेयर होता है सबके लिए। नेक्स्ट, लास्ट में वी हैव परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में हमें कुछ ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं, हमें उनको मैनिपुलेट करना होता है। फॉर एग्जांपल, तुमको कुछ शेप्स दिए हैं और तुम्हें बोला कि तुम्हें इन शेप से ये बनाना है, तो इसके लिए तुम्हें पढ़ाई लिखाई की कुछ ज़रूरत नहीं है। ये टेस्ट बिना पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं और पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं। दैट इज़ वाई ये टेस्ट कल्चरली फेयर होता है। कल्चर एंड इंटेलिजेंस। वगोस्की, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला that culture provides a social context in which people live, grow, understand the world around them. अगर तुम मैथ्स में अच्छे हो तो उसका मतलब ये नहीं होता कि तुम इंटेलिजेंट हो। तुम इंटेलिजेंट हो, बट तुम हर कल्चर के हिसाब से इंटेलिजेंट नहीं होगे, बिकॉज हर कल्चर का अपना अलग व्यू होता है। हर कल्चर डिफरेंट तरह की इंटेलिजेंट को मानता है। सबसे पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी यूएस और यूके में अगर तुम लॉजिकली सोचते हो, तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो, तुम स्कूल में अच्छा कर रहे हो, तो फिर तुमको इंटेलिजेंट माना जाएगा। बट इंडियन इंटेलिजेंस होती है कि तुम रिस्पॉन्सिबल कितना हो अपनी फैमिली को लेके, तुम क्या टफ सिचुएशंस में काम रह पाते हो, क्या तुम अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हो। इन सबको हम लोग इंटेलिजेंस माना जाता है इंडिया में, और काफ़ी अदर कल्चर्स में भी। इसको हम लोग इंट्रीगल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक लड़का है जिसका नाम राजू है और वो गांव में रहता है, वो ये बता सकता है आसमान को देख के कि बारिश होने वाली है, वो टूल्स बना सकता है, वो अपनी फैमिली को हेल्प करता है, वो फार्मिंग में हेल्प करता है। एंड दूसरी तरफ हमारे पास एक बच्चा है जो सिटी में रहता है एंड उसका 95% स्कूल में आया है। अब तुम बताओ कि इन दोनों में से ज़्यादा स्मार्ट कौन है? द आंसर इज बोथ। दोनों स्मार्ट है अपने कल्चर के हिसाब से। कल्चर में कुछ टर्म्स दी गई हैं, लाइक बुद्धि, जिसका मतलब होता है वाइज होना, मेधा, विच मीन्स बीइंग शार्प, एंड प्रज्ञा यानी डीपली अंडरस्टैंड करना। सो बेसिकली स्मार्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम मैथ्स में 10 में से 10 लेके आए हो। इट इज़ ऑल अबाउट कि तुम रिस्पॉन्सिबल कितना हो, तुम काइंड कितना हो, तुम एल्डर्स की रिस्पेक्ट कितना करते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
और इंडिया में इंटेलिजेंट होने के लिए तुम्हारे पास 4 कैपेसिटी होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉग्निटिव कैपेसिटी, यानी कि तुम्हें कम्युनिकेशन अच्छी आनी चाहिए, तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। सोशल सोशल यानी तुम्हें लोगों की हेल्प करनी आनी चाहिए, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना। इमोशनल यानी तुम खुद को कितना अच्छे से जानते हो, तुम बाकियों को कितना अच्छे से जानते हो, एक्सेट्रा। एंटरप्रेन्योरियल जिसका मतलब होता है कि तुम में हार्ड वर्क कितना है, पेशेंस कितना है। इमोशनल इंटेलिजेंस बिकॉज लाइफ में सिर्फ आईक्यू अच्छा होना डजेंट मैटर, तुमको इमोशनल इंटेलिजेंट भी होना होता है। Emotional intelligence is the ability to be good with your emotions, to be good with others' emotion. तुम अगर किसी बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गए हो तो फिर तुम रिएक्ट कैसे करोगे वहाँ पर इमोशनली। इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट क्यों होती है? ताकि तुम लाइफ में अच्छे डिसीजंस ले सको, ताकि तुम अपनी फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सको, तुम अपने स्कूल में जॉब में अच्छा कर सको। और जो लोग होते हैं जिनका EQ यानी इमोशनल क्वोशंट हाई होता है वो खुश रहते हैं और लेस स्ट्रेस्ड रहते हैं लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रिया नाम की बच्ची है, वो बहुत पढ़ाई करती है बट उसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, बहुत लोगों के साथ होता है। अब उसके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस ना दिखाए, अपने घर वालों से लड़ जाए, किताबें फेंक दे, अपने बोले कि मैं पढ़ूंगी ही नहीं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड या तो वो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाए, अपने घर वालों को बोले कि कोई नहीं, मैं अच्छे से ट्राई करूँगी, एंड वो वापस ट्राई करे, वो वापस पढ़ने बैठ जाए। एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। सबसे पहले यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, अमित है। अमित मैथ्स में बहुत अच्छा है, यानी उसका एप्टीट्यूड मैथ्स में काफ़ी हाई है, बट उसको मैथ्स करना पसंद नहीं है। अब वो उसकी गलती तो नहीं है कि वो अच्छा है उसके अंदर, बट है, ठीक है। उसका इंटरेस्ट फुटबॉल में है, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम जिस चीज़ में अच्छे होगे तुम्हारा इंटरेस्ट उसके अंदर हो। अब दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ डोरेमोन के जियान का। जियान को बेसबॉल खेलना आता था, राइट? वो बहुत अच्छा खेलता था, उसका एप्टीट्यूड उसमें बहुत हाई था, बट उसका इंटरेस्ट सिंगिंग में था और सिंगिंग में उसके पास एप्टीट्यूड नहीं था। वी ऑल नो दैट, ठीक है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं होता कि तुम्हारा इंटरेस्ट जिस चीज़ में है तुम्हारे पास वो चीज़ करने के लिए एप्टीट्यूड या टैलेंट भी हो। हैंस अगर तुम फ्यूचर में कोई जॉब करते हो तो मेक श्योर कि उस जॉब में तुम्हारा एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट दोनों हो। Aptitude test. An aptitude test measures a person's ability or potential to perform certain tasks. These tests help predict how well someone might do in a particular job, course or activity. 2 तरह के टेस्ट होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड मल्टीपल। इंडिपेंडेंट एक नैरो टेस्ट होता है, एक स्पेसिफिक जॉब, सब्जेक्ट या नॉलेज को मेजर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें मार्केटिंग में जॉब चाहिए तो फिर ये टेस्ट ये मेजर करेगा क्या तुम वेल टू डू हो उस स्किल में जो मार्केटिंग के लिए अवेलेबल होती है या नहीं। मल्टीपल में हमारे पास जो टेस्ट होता है वो जनरलाइज्ड होता है, यानी ये टेस्ट 3-4 सब्जेक्ट, 3-4 नॉलेज या 3-4 रोल, फील्ड, जॉब्स के लिए एप्लीकेबल होता है। क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। क्रिएटिविटी होता है जब तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ क्रिएटिव, कुछ नया, कुछ डिफरेंट बनाते हो। अगर तुमने एक पिक्चर ड्रॉ कर दी, तुमने कोई कहानी लिख दी, तुमने बेसिकली अगर लेगो से कुछ बना ही दिया, तुमने कुछ नया गेम इन्वेंट कर दिया, ये सारा का सारा क्रिएटिविटी के अंदर आता है। 1920 में टर्मन ने नोटिस करा कि क्रिएटिव आइडियाज़ ऐसे लोगों से आ रहे थे जिनका IQ उतना हाई नहीं था, एंड जिन लोगों का IQ हाई था ज़रूरी नहीं था कि वो लोग कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ दे पाते। हैंस इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी की एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, यानी सम इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड टू हैव क्रिएटिविटी, यानी अगर तुम क्रिएटिव हो तो फिर तुम इंटेलिजेंट भी होगे। अब हर एक इंटेलिजेंट इंसान क्रिएटिव नहीं होता, बट हर एक क्रिएटिव इंसान इंटेलिजेंट ज़रूर होता है। फॉर एग्जाम्पल, तारे ज़मीं सबने देखी है, राइट? अब तारे ज़मीं पे जो ईशान होता है, ईशान क्रिएटिव होता है, हैंस वो इंटेलिजेंट भी होता है, बट उसके जो टीचर्स होते हैं वो इंटेलिजेंट तो ज़रूर होते हैं, बट वो
क्रिएटिव नहीं हो पाते हैं। एंड इसी थ्योरी के चलते ईशान इंटेलिजेंट और क्रिएटिव दोनों होता है, बट वेराज उसके टीचर सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट होते हैं। That is it for this video. I hope तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे कॉन्सेप्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and please subscribe to the channel for more upcoming videos on the next chapters.